हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर गति के नियम को पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के बेस पर हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आएगी उसको मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक ना। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन में कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, इससे गति के प्रथम नियम को उत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला क्या चीज़ पूछ रहे हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमें पूछ रहे हैं, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि न्यूटन के गति की द्वितीय नियम से, मतलब इससे हमें क्या करना है, प्रथम नियम को निगमित करना है। ओके, तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब इसको उत्तर लिखते हैं, ठीक ना। इसका तो हमें बोला गया है कि न्यूटन के द्वितीय नियम को सबसे पहले लिखना है ना। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम क्या बोलते हैं, ठीक है। और फिर इससे हम गति के प्रथम नियम को निकालेंगे, ठीक है। तो प्रथम नियम को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो गति के जो द्वितीय नियम होते हैं क्या होते हैं, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित, किस पर आरोपित, उस वस्तु पर, ठीक ना। तो उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होते हैं उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और एक चीज़ और कि जो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उसकी डायरेक्शन होती है बल की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ें मेंशन करना कि संवेग में परिवर्तन की संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया है ना। अब जैसे डेफिनेशन में बोला गया है ना, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है। अर्थात इसमें बोला गया है ना कि जो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, बोल रहे किसके समानुपाती होते हैं, बाह्य बल की। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाह्य बल यानी कि F, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, समानुपाती होते हैं संवेग में परिवर्तन यानी कि dp/dt। ये p क्या चीज़ है, p जो है वो संवेग को बताते हैं, और dp/dt, ये जो dt हम लिखे नीचे, यही होता है इसका क्या चीज़, दर बताता है। ये दर यानी कि इसकी दर है, किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। ये डी लग गया, मतलब क्या चीज़ है, उसमें परिवर्तन होता है, किसमें, जो भी इसके साइड में जो लिखा है, जैसे पी लिखा हुआ है ना, संवेग है, यानी कि संवेग में परिवर्तन को बताता है डी, और नीचे जो टी लिखा है वो दर को बताता है, ठीक है। ये पी क्या चीज़ है, आपका संवेग है। यहाँ पर लिख लेना कि जो पी होती है, नीचे लिख देते हैं, जहाँ पी जो है वो संवेग है, वस्तु के संवेग, ठीक है। ये वस्तु का संवेग हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसको कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम जो है वो समानुपाती के साइन को हटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वल, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट के लगा देते हैं, dp/dt। ये हो गया। ये क्या चीज़ है कि जहाँ के जो है वो एक समानुपाती नियतांक है, समानुपातिक नियतांक हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें, ठीक।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, है ना। ये तो हो गया हमारा क्या चीज़ कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। फॉर्म को चेंज करना मतलब आगे देखो, जैसे अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो k है वो k क्या चीज़ है, मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तब जब अगर k 1 है तो हम यहाँ पर k क्या कर देते हैं, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका f की वैल्यू जो है वो k की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा 1 इंटू डी पी बाई डी टी, यानी कि ये डी पी बाई डी टी के बराबर जाएगा, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो इतना ही हो जाएगा। तो f की जो वैल्यू होगी वो डी पी बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है। अब जो p होता है, p क्या चीज़ है, अपना संवेग है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, संवेग की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं f इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और संवेग का परिभाषा होता है m इंटू वी, यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू उस वस्तु का वेग, है ना। तो ये होता है, चूँकि यहाँ पर p इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है, ठीक है। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है वो v से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो m है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है ना। तो नियत होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट जो हो रहा है उससे हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये f इज इक्वल्स टू हमने क्या किया, m को बाहर निकाल दिया और लिख दिया डी वी बाई डी टी, है ना। ये हो गया। m को हमने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि m जो है कांस्टेंट, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक ही होता है, इसलिए हमने m को क्या किया, कांस्टेंट, इसलिए बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये v डी वी बाई डी टी क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं वेग में परिवर्तन की दर, है ना। अब याद करो जो डेफिनेशन होती है त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ओके। तो हम जो है वो इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू m, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं a, ठीक है। त्वरण, चूँकि अपना जो a होता है, a मतलब त्वरण जो होती है वो क्या होती है, डी वी बाई डी टी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर होता है। इसको हम सदिश के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका ये मिला आपका जो इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला, ये वाली, है ना, ये क्या कहलाता है आपका जो है वो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का ये फॉर्म होता है, क्लियर। यहाँ तक ये आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। इसमें जो एक्सीलरेशन आ रही है, इसमें जो त्वरण आ रही है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो है वो बल की दिशा में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला f इज इक्वल्स टू क्या मिला, a मिला, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दिए थे, ठीक है ना। तो जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ त्वरण की जो दिशा होगी, त्वरण की दिशा वो बल की दिशा में होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में और क्या चीज़ पूछा गया है कि न्यूटन की गति की द्वितीय नियम की सहायता से हमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या करना है, उत्पन्न करना है, ठीक है। अब प्रथम नियम क्या बोलते हैं, प्रथम नियम न्यूटन का ये जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। तो जड़त्व के नियम की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना ही चाहेगी, है ना। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, है ना। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहना ही चाहेगी, है ना। तो वस्तु की इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। और ये जो है अपनी अवस्था में चेंज तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह एक समान वेग से गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वो ये कहलाता है न्यूटन के प्रथम नियम, ठीक है। अब हमें इसकी उत्पत्ति करना है, तो उसमें एक शब्द आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने क्या कहा कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हम जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं कि देखो इक्वेशन 2 में हमें क्या मिला है, f इज इक्वल्स टू m। f क्या बताता है, फोर्स यानी कि बल को बताता है। अब क्योंकि हमें जड़त्व के नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना यदि f इज इक्वल्स टू क्या है अपना 0 न्यूटन है, 0 न्यूटन, ठीक ना। हम मान कर चलते हैं कि f क्या चीज़ है, 0 है। तब हमारे पास क्या मिलेगा, है ना। तब जो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपना 0 इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो एफ की जगह क्या माना 0, तो 0 हो गया। ये न्यूटन बल का जो मात्रक होता है इसके लिए हमने न्यूटन एन लगाया, ठीक है। तो ये 0 इक्वल्स टू एम ए हो गया। अब क्योंकि देखो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, क्योंकि देखो एम जो है कॉन्स्टेंट, मतलब एम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए मतलब एम जो है वो 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या चीज़ 0 होगा जी, ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को, है ना। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एम डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो जब एम इक्वल्स टू 0 नहीं है तो क्या चीज़ 0 होगा, ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी दो चीज़ का मल्टीप्लाई अगर 0 हो रहे हैं, है ना, कोई भी दो चीज़ का अगर मल्टीप्लाई, देखो एक्स है और वाई है, एक्स इंटू वाई, है ना, इसका मल्टीप्लाई क्या चीज़ है 0 है ना, तो या तो एक्स 0 होगा या तो वाई 0 होगा, तभी तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एम इंटू क्या चीज़ है ए है ना, इक्वल टू 0, तो एम तो 0 नहीं है बोल रहे हैं, तो क्या चीज़ है एक्चुअल में 0, ए है 0, इसलिए यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसको दे देते हैं 3। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या कि यदि कोई भी फोर्स अगर 0 है, मतलब कोई भी, मतलब किसी वस्तु में कोई भी बल नहीं लग रहे हैं, तो उसका जो त्वरण है वो क्या चीज़ है 0 है। त्वरण 0 इसका मतलब क्या चीज़ है, वेग में परिवर्तन 0 है, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, और कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में तो एक समान वेग से वो गतिशील ही रहेगी। यही जो है वो क्या चीज़ है, जड़त्व का नियम है। तो यहाँ पर लिखना सिंपल सा कि हाँ, यही जो है वो, यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है, जिसके अनुसार आपको उसकी डेफिनेशन को भी लिखना है, ठीक है। जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम में ही रहेगा, तथा यदि यह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में है तो यह गतिमान ही रहेगा। गतिमान, या इसी को लिख सकते हैं एक समान वेग से, ठीक है, एक समान वेग, ठीक, गतिमान ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम इसको जो है एक बार और रिपीट कर देते कि कैसे हमने क्या किया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम देखा, और उसकी सहायता से हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम का निगमन किया, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कैसे देखा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझाइए, द्वितीय नियम क्या है उसको लिखिए। उसके बाद बोला गया था इससे गति के प्रथम नियम को क्या करना, हमें उत्पन्न करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को हमने लिखा कि इस नियम के अनुसार क्या होती है, किसी वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन की दर होते हैं वो उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होते हैं, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को अगर मेंशन नहीं करना चाहते तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो संवेग की दिशा होती है वो किधर होती है। तो संवेग में जो यह परिवर्तन होती है वो किसके दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, यानी कि बल जिस डायरेक्शन में हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो संवेग होता है उसकी परिवर्तन की भी दिशा होती है, क्लियर। तो यहाँ पर अपना एफ जो है वो क्या हो गया जी, इस डेफिनेशन के हिसाब से जो एफ होता है वो समानुपाती हो गया किसका, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी dp/dt के समानुपाती हो गया। यहाँ पर p क्या चीज़ है, वस्तु के संवेग को बता रहे हैं, है ना, और f जो है वो फोर्स को बता रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर टी जो है वो टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ, अब हम इस समानुपातिक साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट के लगा देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के डी पी बाई डी टी हो गया, ठीक है। जहाँ पर के क्या चीज़ है, समानुपातिक नियतांक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, के की वैल्यू को 1 लिया, तो के की जगह हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ हमें एफ बराबर क्या मिलेगा, डी पी बाई डी टी मिलेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर एफ की वैल्यू कितना मिला, डी पी बाई डी टी के बराबर मिला, ठीक है। अब हम जो ये क्या चीज़ है, पी जो है वो संवेग है। तो संवेग के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या होती है, एम वी होता है। तो हम जो जहाँ पर पी है वहाँ पर हमने क्या किया, एम वी रखा, क्योंकि यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू होता है क्या चीज़, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स क्या मिल गया अपना, इतना। तो एम जो है क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, उसको यहाँ से बाहर निकाला एम, और डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या चीज़ है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर होता है अपना एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, एम ए मिल गया, ठीक है। यही जो है न्यूटन की क्या चीज़ है, गति का द्वितीय नियम है। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना था, न्यूटन के गति का प्रथम नियम निकालना था। तो प्रथम नियम के डेफिनेशन में ऑलरेडी ये होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम जो है वो मान लेते हैं कि एफ़ की वैल्यू कितना है, 0 है। तो हम जब इस इक्वेशन में एफ़ की जगह 0 करेंगे तो एम ए की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब किसी भी दो चीज़ का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये होगा या तो दोनों वैल्यू 0 होगा या तो उसमें से एक वैल्यू 0 होगा। अब क्योंकि हमें मालूम है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो 0 नहीं होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ये जो ए है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, वही क्या होगा, 0 होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगा, 0 ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 मिलने से हमें ये मालूम हो गया कि जब एफ 0 होगा, मतलब कोई बल नहीं लगेगा वस्तु में, तो वो जो वस्तु है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर वो गतिशील है तो वो एक समान वेग से गतिशील रहेगा, और अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, ठीक है। तो यही क्या चीज़ है, आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम है। तो आई होप यू फ्रेंड्स, आपको ये जो आज के जो ये क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।